हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हमारा हिंदी व्याकरण में टॉपिक है रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। इन तीनों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और अगर आपको नहीं पता रहे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रचना के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि यौगिक शब्द किस आधार पर लिया जाता है, तो आप क्या बताओगे? रचना या बनावट के आधार पर यौगिक शब्द को हम लेते हैं, है ना। तो यौगिक हो गया, रूढ़ हो गया, योग रूढ़ हो गया, ये सब कौन से शब्द हैं? रचना के आधार पर बने हैं, है ना। और इनके 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे कि किन शब्दों को हम रूढ़ बोलेंगे, किन शब्दों को हम यौगिक बोलेंगे और किन शब्दों को योग रूढ़ बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं ना। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक यानी मीनिंगलेस हो जाते हैं ना। इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक का मतलब क्या होता है कि कोई अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले, हो जाते हैं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अगर वो कोई शब्द है, उसका विशेष मीनिंग तो है, लेकिन उस शब्द को आप तोड़ दो, है ना, बीच से तोड़ दो या कहीं से तोड़ दो या टुकड़े कर दो, तो वो कैसे बन जाते हैं? निरर्थक बन जाते हैं, मीनिंगलेस शब्द बन जाते हैं। यानी उसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं रहता। वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से शब्द रूढ़ है, तो उसको आप तोड़ के देखिएगा। जब आप तोड़ोगे, टुकड़े करने पर आप देखोगे कि अगर उस दोनों की अलग अलग कोई मीनिंग निकल रही है, अगर दोनों की मीनिंग नहीं निकलेगी, यानी कि वो रूढ़ शब्द है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मेज, है ना, मेज कैसे बना है? मे धन ज से बना है। अब ये देखिए कि ये ज में का भी कोई मीनिंग नहीं है और ज का भी नहीं मीनिंग है। यानी तोड़ने पर ऐसे तो मेज का तो समझ में आ रहा है कि मेज का मीनिंग क्या है। जब दोनों जुड़ेंगे तब उसकी मीनिंग निकलेगी, उसका अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ निकलेगा। लेकिन जब उसको तोड़ दोगे तो वो निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। मे का भी कोई मीनिंग, मे का अर्थ क्या होता है? कुछ अर्थ नहीं होता। ज का क्या अर्थ होता है? कोई भी अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रोटी, रोटी हो गया, धन, रो धन टी से बना है ना। रो की कोई मीनिंग होती है क्या? नहीं होती है, कोई अर्थ नहीं होता। और टी की भी कोई अर्थ नहीं होता। तो अगर ऐसे तो रोटी कम, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तब तो इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसके टुकड़े करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जो ऐसे शब्द जिसका एक अर्थ हो लेकिन उसको टुकड़े कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूढ़ शब्द हैं, जैसे आप किताब हो गया, घास हो गया, पशु हो गया, देश हो गया। इन सबको जब आप तोड़ोगे, इन शब्दों का आप विग्रह करोगे, तो इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी। दैट मीन्स ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। इसको तोड़ने पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। आप एक नमक को भी अगर मैं एग्जाम्पल में लूँ तो नमक कैसे करोगे? न धन म धन क। तब देखिए यहाँ पे तीनों की एक भी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, लेकिन नमक का तो एक मीनिंग है ना। कंप्लीट करने पर, तीनों को जोड़ने पे मीनिंग निकलेगी, लेकिन तीनों को तोड़ दो, या नम भी अगर तोड़ने का एक और तरीका होता है कि न म नम धन क, तो इसकी भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। तो ऐसे भी आप तोड़ सकते हो। तो सब तरीके से आप तोड़ के देखना। अगर तोड़ के देखने पर मीनिंग ना निकले, दोनों की मीनिंग निकलनी चाहिए। अगर मैं तोड़ूं तो इस 2 बार पार्ट में तोड़ रही हूं तो दोनों की मीनिंग निकलनी चाहिए, इसमें ये जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम रूढ़ शब्द समझ में आया, अब हम यौगिक शब्द देखेंगे कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, दूसरा है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो और वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलके बने हो, दो सार्थक शब्दों से बने हो। जैसे दो सार्थक शब्द का मतलब है कि जिसकी कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड, दो मीनिंगफुल वर्ड को जोड़ने पर तीसरा मीनिंगफुल वर्ड अगर बनता है तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं और मेल करने पर उसका एक अलग मीनिंग निकलता है, तो वो भी क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। खंड भी सार्थक होने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप यहाँ पे पाठशाला देख रहे हो, तो पाठशाला कैसे बना है, पाठ धन शाला, है ना, पाठ धन शाला से पाठशाला बना है। तो पाठ की एक अलग मीनिंग है, ये भी सार्थक है। पाठ शब्द क्या है, एक सार्थक शब्द है जिसकी एक मीनिंग है, और शाला का भी एक मीनिंग है। और जब दोनों मिल रहे हैं तो एक और मीनिंग निकाल रहे हैं। इन दोनों के मिलने पर भी एक मीनिंगफुल वर्ड ही बन रहा है, एक सार्थक शब्द ही बन रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे महादेव, महादेव कैसे बना है, महाधन देव से बना है। तो महा का भी एक अर्थ होता है, देव का भी अर्थ होता है। प्रयोगशाला, प्रयोग धनशाला से बना है। प्रयोग का एक अलग मीनिंग है और सार्थक मीनिंग है, और शाला का एक अलग मीनिंग है। जब दोनों जुड़ रहे हैं तब भी उसकी एक मीनिंग निकल रही है। स्नान गृह, स्नान गृह स्नान धन गृह से बना है। देव धन आलय है, विद्यालय विद्या धन आलय से बना है। तो दोनों को तोड़ने पर भी उसके एक सार्थक मीनिंग निकलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। यहाँ पे देखिए स्वदेश है, स्व धन देश, स्व मतलब क्या होता है, अपना, और देश तो आपको पता ही है। तो स्वदेश एक मीनिंग हो गई, स्वदेश की एक अपनी मीनिंग होगी। और ये किससे बना है, स्वधन देश से। इसको तोड़ने पर भी स्व मतलब अपना, देश तो आपको पता ही है कि अपने देश को कहते हैं। देवालय क्या हो गया, देवधन आलय, तो देव का भी एक, देव मतलब भगवान, आलय मतलब घर, तो इससे भी बना। कुपुत्र, कु मतलब क्या होता है, खराब, अब पुत्र का मतलब होता है बेटा, तो इसकी भी मीनिंग निकल रही है। समझ में आया यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं। अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जब किसी यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसे शब्द क्या है, जैसे दशानंद की अगर हम बात करेंगे तो दशानंद क्या है, एक सार्थक शब्द है, लेकिन ये क्या है, किसी विशेष आदमी, विशेष पर्सन, विशेष व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, उसके नाम से रूढ़ हो गया है। आप किसी और दूसरे आदमी के लिए दशानंद का प्रयोग नहीं कर सकते हो। दशानंद का प्रयोग आप किसके लिए करते हो, दश मुख वाला अर्थात रावण के लिए प्रयोग करते हो। क्या अपने आसपास के किसी आदमी के लिए आप दशानंद का प्रयोग करते हो, नहीं। ये जो दशानंद है ये रावण के लिए फिक्स हो गया है, यानी रावण के रूप में रूढ़ हो गया है। रूढ़ होने का मतलब फिक्स हो गया है, आप दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते हो। जैसे पंकज, अब दशानंद में आप यहाँ पे देखो कैसे बना है, दश धन आनंद से बना है, यानी 10 सिर वाले को हम क्या बोलते हैं, दशानंद कहते हैं। 10 मुख वाले को क्या बोलते हैं, दशानंद बोलते हैं। तो इसका एक ये हो गया, इसको तोड़ने पर भी एक मीनिंग निकलेगी, लेकिन आप सबके लिए ये दशानंद शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पंकज है ना, पंकज क्या है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो पंकज क्या आप किसी और व्यक्ति को कह सकते हो, नाम जरूर आप पंकज रख सकते हो, लेकिन पंकज अगर स्पेशली देखा जाए तो किसके लिए होता है, कमल के रूप में रूढ़ हो गया है ना। एक अलग विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु के रूप में रूढ़ हो गया है। रूढ़ होने का मतलब कि आप पर्टिकुलरली उसी शब्द, उसी व्यक्ति के लिए हाँ आप यूज कर सकते हो। जैसे आप लंबोदर यूज करते हो, तो लंबोदर क्या सबको बोलते हो, नहीं। लंबोदर किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, भगवान गणेश के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं, जो इतने भी लगभग भगवान के नाम होते हैं, सब योग रूढ़ शब्द में आते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि बहुव्रीहि समास ऐसे शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब बहुव्रीहि समास में जितने भी लगभग शब्द आते हैं, लगभग बोला जा रहा है, वो सब किस में आते हैं, योग रूढ़ शब्द ही होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम
कुछ योग रूढ़ शब्द को दिखेंगे, जैसे कपीश्वर। कपीश्वर किसके लिए, किस रूप में रूढ़ हो गया है? कपीश्वर किसके लिए यूज करते हैं? भगवान हनुमान के लिए। मनोज कामदेव के लिए। ब्रजपाणी इंद्र के लिए। लंबोदर गणेश जी के लिए। रतिकांत कामदेव के लिए। विश्वामित्र एक ऋषि के लिए ही। विश्वामित्र सबको आप नहीं बोल सकते, विश्वामित्र एक ऋषि का नाम था जिसके नाम से विश्वामित्र रूढ़ हो गया है। घनश्याम श्री कृष्ण को कहते हैं। नीलकंठ श्री शंकर जी को कहते हैं, भगवान भोलेनाथ को कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के रूप में प्रकट किए जाते हैं और उस विशेष व्यक्ति या पर्सन या भगवान के नाम से रूढ़ हो गए हैं, आप सबको आप कपीश्वर नहीं बोल सकते, सबको आप घनश्याम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द क्या होते हैं, और ये सब शब्द आपको बहुब्रीहि समास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और देखिए, चतुरानन ब्रह्मा को, त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग को हम बोलते हैं। चतुर्भुज ब्रह्मा को कहते हैं। शूलपाणी शंकर को कहते हैं। वीणापाणी किसको बोलते हैं? माँ सरस्वती को बोलते हैं। दुर्वासा एक ऋषि है। दिगंबर शंकर को बोलते हैं। त्रिनेत्र शंकर को बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2-4 क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष पर्सन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे घुड़सवार, नाक, पीला। नाक तो आपका हो गया रूढ़ शब्द, क्योंकि इसका सार्थक खंड करने पे कोई मीनिंग नहीं लगती। पीला भी हो गया रूढ़ शब्द, लेकिन घोड़ा सवार कौन हो गया? यौगिक शब्द। कैसे? घोड़ा धन सवार से घोड़ा सवार बना है ना। तो ये नहीं होगा। तो आपको योग रूढ़ शब्द ज्यादातर आपको क्या दिखेंगे? भगवान वगैरह के नाम दिखते हैं, है ना। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम दिखते हैं। तो लंबोदर किसके लिए प्रयोग होता है? लंबोदर किसके लिए? भगवान गणेश के लिए। भगवान गणेश के रूप में क्या हो गया है? लंबोदर उनके नाम से रूढ़ हो गया है, तो इसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या मैंने बताया? ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने। सार्थक शब्द यानी ये दोनों शब्दों का एक मीनिंग होगा और तीसरा सार्थक शब्द बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे दिन। दिन कौन सा शब्द हो गया? दिन हो गया रूढ़ शब्द। जैसे दिन को तोड़िए तो ये तो रूढ़ हो गया। जलज किसको बोलते हैं? पंकज को ही बोलते हैं। पाठशाला और पंकज, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे पाठशाला जो दिख रहा है, पाठ धनशाला से मिलके बना है, यानी दोनों की अलग अलग मीनिंग है और कंप्लीट मीनिंग भी है, तो इसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक खंड हो जाए उसको हम बोलते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन है? रूढ़ शब्द कौन होते हैं? जिनको तोड़ने पर कोई मीनिंग ना निकले। तो यहाँ पे देखिए, समतल की भी सम धन तल से बन के ये भी, इसकी भी मीनिंग निकलेगी, इसकी भी मीनिंग निकलेगी। लेकिन पशु शब्द है, प धन शु से मिलके बना है। अब देखिए ना, प की कोई मीनिंग है और ना आपको शु की कोई मीनिंग निकल रही है, यानी ये कौन से शब्द है? रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द से रिलेटेड था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द को कैसे पहचानेंगे, यौगिक शब्द को कैसे पहचानेंगे और योग रूढ़ शब्द को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।